आज ये इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि माओवादियों की ओर से जो प्रेस नोट जारी हुआ था और फ़ोन पर उनके द्वारा कहा गया था कि जब तक छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, सरकार की ओर से एक डेलीगेशन की टीम नहीं आ जाती तब तक जवान को रिहा नहीं किया जाएगा। और इस बात को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी माओवादियों द्वारा पत्रकारों को दी गई थी। पाँच अप्रैल को मेरे साथी जो है गणेश मिश्रा, उनके पास नक्सलियों का फ़ोन आता है और उस जवान के नक्सलियों के कब्ज़े में होने की बात कही जाती है। चूँकि एक पत्रकार के पास एक नक्सलियों का फ़ोन आता है, फ़ोन के माध्यम से जवान जीवित है और नक्सलियों के कब्ज़े में है, यह पूरी तरह से पुख्ता है या अथवा नहीं, ये भी एक संशय का विषय उस वक्त बना हुआ था। मगर जिस तरह 8 अप्रैल जब जवान को रिहाई देगी, उससे ठीक एक दिन पहले ही गणेश मिश्रा के पास पुनः एक बार फिर नक्सलियों द्वारा व्हाट्सएप एक फ़ोटो जारी की जाती है और उस फोटो के बाद लगभग हम मान सकते हैं कि 80 से 85% तो हम ये श्योर थे कि जवान नक्सलियों के कब्जे में है। करीब हम लोग बहुत सभी पगडंडी से गए और कच्चा रास्ता था और मोटरसाइकिल पर खाल करके मेरे 90 साल की उम्र में हारने वाला मरीज होकर के जाना थोड़ा कठिन था। मैंने अपने मित्रों को कहा गया समझ के गाड़ी चलाएंगे और मुझे सकुशल वो लोग ले गए। उस डेलीगेशन को लेकर जाना था और 7 अप्रैल को ही गणेश मिश्रा के पास भी ये सूचना आई थी कि हमें एक नियत स्थान पे पहुंचना है जहां वे जवान को रिहा करेंगे। 8 अप्रैल की सुबह, पहले तो हम बासागुड़ा एक दिन पहले ही पहुंचे देरी ना करते हुए, 8 अप्रैल की सुबह हम तर्रेम से डेलीगेशन टीम को लेकर रवाना हुए। 4 किलोमीटर का फासला पहले तो सड़क से तय किया और उसके बाद शुरू हुआ हमारा सफ़र जंगल का। जौनगुड़ा पहुँचे। जौनगुड़ा जो इलाका टेकुलगुड़म के आगे जहां मुठभेड़ की शुरुआत हुई थी वहां पहुंचे। वहां नक्सलियों की जो संतरीज है वो हमसे संपर्क में आए और इसके बाद महज 2 किलोमीटर के आगे के फासले को पड़ने का तुम्बल नामक सुकमा का गांव था जहां हम पहुंचे थे। यही तुम्बल में एक बड़ी जनसभा भी नक्सलियों द्वारा बुलाई गई थी जहाँ जवान को रिहा किया गया था। ये जो जनसमुदाय यहाँ पर मौजूद है ये उस जवान की रिहाई के लिए मौजूद है क्योंकि माओवादियों ने उस जवान को पूरे इस इलाके के जितने भी ग्रामीण हैं उनके सामने रिहा करने का निर्णय लिया था। और अब ठीक मैं आपको उस जवान की तस्वीर दिखाता हूँ जो अब ग्रामीणों के बीच में मौजूद है और अब वो रिहा हो चुके हैं। इनकाउंटर के बाद मैं बेहोश हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन मैं जंगल में भटक रहा था तो इन्होंने मुझे घेर के बंदी बनाया है। कुल 6 पत्रकार हम वहाँ पर मौजूद थे। मेरा छोटा भाई मुकेश चंद्राकर, मेरे बड़े भाई गणेश मिश्रा, मेरे 2 साथी चेतन, रंजन और हमारे सुकमा के साथी शंकर, बारी बारी से जवान को हम अपने साथ लेकर आ रहे थे। हम उससे बात कर रहे थे, जवान से समझने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा वक्त हम सभी पत्रकार उसके साथ बिता रहे थे। और शाम को तकरीबन 3:30 बजे 3:30-4 बजे जवान को माओवादियों द्वारा रिहा किया गया। जहां से रिहाई के बाद उस जवान को हम उसी रास्ते से लेकर आए जहां पर मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत हुई थी और उसके बाद लाकर हमने जिला प्रशासन और DIG CRPF और SP की मौजूदगी में उनके सुपुर्द कर दिया। इसके पहले भी उन्होंने 2012 में 4 जवानों का अपहरण जब नक्सलियों ने किया था एक मुठभेड़ के बाद। उसके अलावा 2013 में जब माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ में तेलंगाना के आंध्र के ग्रेहाउंड फोर्स का एक सर्कल इंस्पेक्टर की शहादत हुई थी। उस दौरान भी छत्तीसगढ़ सरकार और तेलंगाना सरकार के आग्रह पर मैंने उस जवान की डेड बॉडी को ससम्मान ले जाकर आंध्र गवर्नमेंट को सौंपा था। इसके अलावा भी हाल ही में 6 महीना पहले भी एक जिला पुलिस बल के एक जवान को नक्सलियों ने अगवा किया था। उस दौरान भी जन अदालत लगाया गया था जहां से मैं उस जवान को छुड़वा कर लाया था। बस्तर से नक्सलवाद अगर ख़त्म करना है, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं समझता हूँ तो इस तरह से एक युद्ध के जरिए या फिर गोला बारूद और बंदूक के जरिए नक्सलवाद का आप खात्मा नहीं कर सकते। देखिए, मैं शुरू से ही मानता रहा हूँ
कि शिक्षा आदमी को अगर दी जाए तो उसे विचार करने की शक्ति बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और अपने निर्णय खुद करने सकता है। वो किसी दूसरे की बात का मशीन नहीं बनता है और सोचने का टूल नहीं बनता है। तो इसलिए मैं तो मानता हूँ कि शिक्षा दी जाए।